हेलो एवरीवन। सो सीए ग्रामीण के Q4 के रिजल्ट एंड कॉन कॉल दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की रिकवरी की बात हो रही है, तो इसमें ऑफ कोर्स जो इंडस्ट्री का लीडर है इन टर्म्स ऑफ AUM, उसका कैसा परफॉर्मेंस है, उनकी मैनेजमेंट का कैसा आउटलुक है, ये ज़्यादा बेटर क्लैरिटी देगा हमको कि रिकवरी साइकिल कैसे चल रहा है। नंबर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं होगा, बिकॉज नंबर्स आपको हर एक प्लेयर का अभी खराब ही दिखेगा इस इंडस्ट्री में। ज़्यादा फोकस करना है कि ट्रेंड कैसा है, मंथली वाइज कैसा ट्रेंड है, कलेक्शन एफिशिएंसी का कैसा नंबर आ रहा है, एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी, पोर्टफोलियो एट रिस्क, ये सारे बकेट्स कैसे प्ले आउट कर रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा है अपने आगे के आउटलुक के बारे में। सो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स देखेंगे आगे कैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। तो सीए ग्रामीण के रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी का लोन बुक का ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स नेगेटिव ही है, -3% का ग्रोथ है वाई लेवल पे। सिक्वेंशियली लेकिन लगभग 4.5% का ग्रोथ देखने को मिला है, बिकॉज डिसबर्समेंट कंपनी का 27% से ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हमने उज्जीवन को, एक्विटास को, प्लस और कुछ लेंडर्स को डिस्कस किया है, जो उनका भी अगर आप सिक्वेंशियली डिसबर्समेंट का नंबर देखोगे तो उसमें एक अच्छा पिकअप देखने को मिला है। उज्जीवन का आई थिंक 37-38% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट ग्रो किया था। तो जब इस सेक्टर में डिसबर्समेंट ग्रो करना शुरू करता है, ये एक्चुअली आपको एक कॉन्फिडेंस दिखाता है ये सारे लेंडर्स का, कि ग्राउंड पे आज के टाइम पे ये लेंडर फ्रेश लोन देने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर्स, जहां पे ये बहुत ज्यादा डर था कि लोन का रीपेमेंट आएगा या नहीं आएगा। तो ऑफकोर्स AUM ग्रोथ पिकअप होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी राइट ऑफ भी कर रहे हैं ये लोग, लेकिन डिसबर्समेंट ग्रोथ पिकअप हो रहा है, उसमें ग्रोथ आ रही है। सो ये एक अच्छा ट्रेंड हमको इनके नंबर्स के अंदर भी दिख रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी कंपनी ने ओवरऑल बताया 91.9%। देन मार्च का अलग से सेपरेटली दिया है। ये क्यों दिया है? बिकॉज Q4 में आपका जो जनवरी फरवरी मार्च था, जैन और फेब आपका बहुत बैडली इफेक्ट हुआ था कर्नाटका के ऑर्डिनेंस की वजह से। सो एक्चुअली हमने कितने सिक्योर लेंडर्स को भी डिस्कस किया जिन्होंने बोला कर्नाटका का वो जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी डिप हुआ है, और जो अनसिक्योर लेंडर्स है उन पे तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस ही बेसिकली इस तरीके का था। सो आई मीन एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये जो पूरा रिकवरी चल रहा है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का, कर्नाटका ऑर्डिनेंस ने उसको एक तरीके से एक क्वार्टर और डिले कर दिया है। चीजें और अच्छी हो सकती थी अगर कर्नाटका को वो ऑर्डिनेंस नहीं आता, बट उसकी वजह से थोड़ा सा और डिले हुआ है। इसीलिए कंपनी बता रहा है जनवरी फरवरी में जो हमारा डिप हुआ कलेक्शन एफिशिएंसी, तो वो 91.9% आया। सिर्फ अगर हम मार्च की बात करें तो 92.4% है, क्योंकि सब लैंडर्स ने बोला है कि कर्नाटका ऑर्डिनेंस की 2 मंथ का इंपैक्ट दिखा, लेकिन मार्च में धीरे धीरे अब चीजें स्टेबल होती हुई दिख रही हैं। बाकी आप GNPA देखोगे, प्रॉफिट देखोगे, POP देखोगे, ROA ROE का नंबर, सब पे इंपैक्ट पड़ा है। पूरा साल ही इस तरीके का गया कंपनी का। देन ये काफी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, बिकॉज इसमें मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि हमारा पार जो है, पार का मतलब क्या हुआ, पोर्टफोलियो एट रिस्क। तो क्या मतलब वर्ड क्या बन रहा है, ये वो पोर्टफोलियो जिसमें मेरा रिस्क है। अब वो अलग अलग बकेट्स हैं, यानी 0+। 0+ का मतलब जिस कस्टमर ने एक EMI मिस किया है। 15+ का मतलब जिसको 15 डेज से ज्यादा हो गया लेकिन अभी तक EMI का रीपेमेंट नहीं आया है। सेम ऐसा 30+, 60+, 90+। तो ये इन्होंने जो डेटा शेयर किया है वो 15+ का किया है। 15+ का शेयर करने का मतलब क्या है? नॉर्मली आप देखते हो बैंक्स में और बड़े NBFCs में जो डेटा शेयर किया जाता है वो 30+ किया जाता है या 0 to 30 का किया जाता है। यहां पे माइक्रो मैनेजमेंट आज के टाइम पे चल रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। क्यों? बिकॉज अनसिक्योर लेंडिंग के इंडस्ट्री के अंदर ये जो कैटेगरी के कस्टमर्स हैं, इनका जो इनकम है वो बहुत इनकंसिस्टेंट होता है। आई मीन इनके इनके इनकम इनका जो इनकम सोर्स है वो बहुत स्टेबल नहीं होता है कि हर मंथ एक फिक्स इनकम आना ही है। इसीलिए आई मीन एक हाई रिस्क सेगमेंट बोला जाता है माइक्रो फाइनेंस को। तो यहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट किया जाता है कि 0+, यानी कस्टमर ने एक EMI मिस कर दिया लेकिन 15 डेज के अंदर वो रीपे कर देता है। इस इंडस्ट्री के अंदर कई बार ऐसा होता है 30 डेज के अंदर रीपे कर देगा। सो बिकॉज इनकम की इनकंसिस्टेंसी रहती है, तो इसीलिए कंपनी ने 15+ का नंबर शेयर किया है। बिकॉज जो कस्टमर 15 डेज से ज्यादा हो गया, रीपेमेंट आया नहीं है, तो उसका बहुत हाई चांस है कि वो आगे चल के NPA में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक और पॉइंट यहां पे आपको समझना है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में और होम लोन जैसी इंडस्ट्री, जब हम हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस आपको ये दिखता है कि चाहे दोनों में बकेट इंक्रीज हो, यानी कि मतलब 1+ DPD जिसको बोलते हैं, वो आपको दिखेगा मे बी माइक्रो फाइनेंस में भी इंक्रीज हुआ है और हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री की कंपनी का भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन मार्केट जो ज्यादा रिएक्ट करता है वो माइक्रो फाइनेंस के स्टॉक के ऊपर ज्यादा करेगा उसके बेसिस पे। क्यों? क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में अगर कस्टमर एक EMI या 2 EMI मिस करता भी है, फिर भी बहुत हाई चांस होता है कि आगे चल के वो वापस से कंसिस्टेंट कस्टमर बन जाएगा, जिसको स्टैंडर्ड कैटेगरी का कस्टमर बोलते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। आई मीन अगर कस्टमर ने 2 EMI मिस कर दिया, 15+ हो गया और 30+ चला गया, तब तो बहुत हाई चांस है कि आगे चल के वो NPA में ही कन्वर्ट होगा। इसीलिए अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर Q3 FY24, Q4 FY24, जब इन सारे कंपनीज के P&L पे कोई इंपैक्ट नहीं था, P&L अच्छा कर रहा था, लोन बुक का ग्रोथ भी अच्छा था,
लेकिन जस्ट इनके डीपीडी बढ़ रहे थे, मतलब पोर्टफोलियो एट रिस्क 0+1 का नंबर बढ़ रहा था, 30+ का नंबर बढ़ रहा था, एंड मार्केट ने वहीं पे इनके स्टॉक्स को जो है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। हमने भी डिस्कस किया था कि अभी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा इन सारे स्टॉक्स में इंक्रीमेंटल कैपिटल डाल के, बिकॉज वो जो ट्रेंड है वो काफी नेगेटिव जाता हुआ दिख रहा है। और सेम इसका अपोजिट देखोगे आप हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में, लाइक एसबीएफसी फाइनेंस को देखो जो मॉर्गेज लेंडर है, इंडिया शेल्टर को देखो, होम फर्स्ट का देखो, उनका 30+ इंक्रीज होता है, फिर भी मार्केट उनके स्टॉक पे नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज वो इंडस्ट्री का ट्रेंड वैसा है कि 30+ हो गया फिर भी कोई बड़ा रिस्क नहीं है, कल को चल के कस्टमर रिकवर हो जाएगा। तो इंडस्ट्री में रिस्क किस तरीके का है ये समझना बहुत जरूरी है अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री का साइकिल प्ले करना है। सो इसका जो कंपनी ने ये डेटा दिया है, ये डेटा क्या बता रहा है कि लास्ट ईयर मई 24 से चीजें खराब होनी स्टार्ट हुई थी। आप देखोगे हर एक मंथ के अंदर धीरे धीरे जो इनका पार 15 का नंबर है वो बढ़ता गया, यानी ज्यादा कस्टमर होते गए जिनका ईएमआई मिस होता गया। और पीक कहां पे बना ये नवंबर के अंदर जाके, नवंबर में 1.49% का पीक बना। देन उसके बाद कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन आपका कर्नाटका का ऑर्डिनेंस आया जनवरी में और उसके बाद आपका फरवरी में ये नंबर वापस से इंक्रीज हो गया। अच्छी बात यह है कि मार्च में फिर से रिकवरी देखने को मिली है और अप्रैल में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, आपका 0.36% से 0.44% पे आया है। सो हमने जो 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो बिजनेस अपडेट किया, डिस्कस किया था Q4 का, उसमें हमने क्या देखा था, हर एक बैंक का मैनेजमेंट का कमेंट्री यही था Q3 के अंदर कि दिसंबर से हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव होता जा रहा है, और वो हमको उनके सारे बिजनेस अपडेट के डेटा में भी देखने को मिला। अगर आप ये सीए ग्रामीण का भी ये नंबर देखोगे तो सेम चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बेसिकली हम डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, वो भी माइक्रो फाइनेंस पे लोन देते हैं, ये तो प्योर माइक्रो फाइनेंस लेंडर है। तो उसका मतलब क्या है कि जो वर्स्ट पार्ट था इस इंडस्ट्री का आज के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो नवंबर में कंप्लीट हो चुका है। नवंबर से धीरे धीरे रिकवरी होती हुई हमको दिखी है। हाँ, अगर वही कर्नाटका वाला इशू नहीं हुआ होता तो मे भी चीजें और बेटर हो जाती, उसकी वजह से एक क्वार्टर और डिले हो गया, लेकिन अब उसके बाद भी मार्च में वापस से इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। देन ये वाला एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या बता रहा है कंपनी कि हमारे जो मेन स्टेट्स हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, एमपी, यूपी, बिहार, ये जो मेन स्टेट्स हैं, स्टेट वाइज कैसा ट्रेंड है इससे आपको पता चलेगा कि किस स्टेट में ज्यादा रिस्क है। तो आप कर्नाटका का देखोगे तो ऑफकोर्स वो मतलब रिकवरी तो चली रही थी नवंबर के बाद से, लेकिन वो ऑर्डिनेंस आया एकदम से पीक आउट कर गया इनका 15+, बट अच्छी चीज है, मार्च में वापस से इंप्रूवमेंट हुआ है, अप्रैल में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। महाराष्ट्र में कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया, बहुत स्टेबल रिकवरी चल रही है, अप्रैल में हल्का सा इंक्रीज हुआ है। तमिलनाडु में कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया, ऑर्डिनेंस आया है लेकिन अभी तक कोई उसका इंपैक्ट देखने को मिला नहीं है, बहुत अच्छी रिकवरी चल रही है, अप्रैल में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। एमपी में भी आप देखोगे कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट है, अप्रैल में बिल्कुल फ्लैट है। यूपी, बिहार जहां पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था ओवर लेवरेजिंग का, वहां पे भी आप देखोगे कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट है, अप्रैल में थोड़ा सा इंक्रीज है। और जो इनके अदर स्टेट्स हैं वहां पे भी लगातार अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है नवंबर के बाद से, लेकिन अप्रैल में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। तो एक आप कॉमन ट्रेंड यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये कंसिस्टेंट हर एक मंथ में तो हो रहा है, लेकिन अप्रैल में क्यों इंक्रीज हो रहा है? इनके अदर स्टेट में भी हुआ, यूपी बिहार में भी हुआ, एमपी में भी हुआ, तमिलनाडु कर्नाटका में भी हुआ, एंड ओवरऑल कंपनी के पोर्टफोलियो में भी हुआ। तो इसका मतलब क्या ये है कि मार्च तक तो रिकवरी हुई, लेकिन अप्रैल में वापस से चीजें खराब हो रही हैं। इसका एक्चुअली एक्सप्लेनेशन दिया मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में। मैनेजमेंट कह रहा है अप्रैल में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ हॉलीडेज काफी ज्यादा थे, और अप्रैल इन जनरल इस इंडस्ट्री में थोड़ी सी लीव वेकेशंस पे ज्यादा जाते हैं एम्प्लॉयज, तो रिकवरी में प्रॉब्लम आता है। एक आपका अप्रैल का मंथ, दूसरा आपका नवंबर अक्टूबर का मंथ जिसको Q3 बोलते हैं हम, उसमें आप अगर आप देखोगे तो बड़े से बड़े जो बैंक्स हैं उनका भी कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर थोड़ा सा वीक रहता है बाकी मंथ्स के कंपैरिजन में, बिकॉज वही हॉलीडेज ज्यादा होते हैं, लीव ज्यादा होती हैं। तो कंपनी कह रही है इसलिए कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं है, ये जस्ट उस हॉलीडेज की वजह से हमारे एम्प्लॉयज थोड़े से लीव पे थे, तो उसका ये इंपैक्ट देखने को मिला है। अच्छी चीज ये है कि मई का डेटा भी शेयर किया इन्होंने, आई थिंक इनका जो कॉन कॉल था वो 16 मई को था, तो कंपनी के पास में 14 मई तक का डेटा अवेलेबल था। कंपनी ने बोला है कि 14 मई तक हमारा जो ये पार 15+ का नंबर है ये 0.12% है, यानी कि 12 बेसिस पॉइंट। और इसको अगर हम एग्जैगरेट करें फुल मंथ बेसिस पे तो आधे महीने में कितना है 0.12%, पूरे महीने में कितना हो जाएगा 0.24%, यानी 25 बेसिस पॉइंट। अप्रैल में कितना है 0.44, तो 44 से 25 यानी कि और इंप्रूवमेंट हो रहा है मई के अंदर। तो मैनेजमेंट वही डेटा शेयर कर रहा है कि अप्रैल में छुट्टियां ज्यादा थी, हॉलीडेज ज्यादा थे, मई में वापस से चीजें ऑन ट्रैक आ गई है, तो हमारा ये नंबर वापस से रिकवर होना स्टार्ट हो गया है। मतलब वो जो रिकवरी का ट्रेंड है वो ऑनगोइंग है, कंटिन्यू है। देन ये न्यू बोरोअर्स एडिशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में अगर कल को चल के जब ग्रोथ करना है इन सारे प्लेयर्स को, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, क्योंकि जो नए गार्ड रेल्स आए हैं एमफिन जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी तरफ से, कि किसी भी बोरोअर ने अगर 4 लेंडर से लोन दिया है तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा फ्रेश लोन के लिए।
किसी बोरोअर के ऊपर टोटल जो डेट है वो अगर 2 लाख या उससे ज्यादा है तो वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा अगला नया लोन लेने के लिए। ऐसे में इन सारी कंपनीज को फोकस करना है न्यू कस्टमर एडिशन के ऊपर। तो अगर आप सीए ग्रामीण का देखोगे तो ये नंबर देखो आप बिल्कुल डिप करता करता जा रहा था, नवंबर में बॉटम बना, देन दिसंबर से पिकअप होना स्टार्ट हो गया। इस क्वार्टर में 1 लाख से ज्यादा नए कस्टमर्स इन्होंने ऐड करे हैं, क्योंकि आपको नया फोकस जो है वो अब न्यू कस्टमर एडिशन पे करना है, बिकॉज आपके एग्जिस्टिंग बकेट में बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे फ्रेश लैंडिंग के लिए अगले साइकिल में। तो ग्रोथ अगर आपको दिखाना है तो कस्टमर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीए ग्रामीण लास्ट 2-3 मंथ से कंसिस्टेंटली कर रहा है। देन डिसबर्समेंट का नॉर्मलाइज रेट का डेटा इन्होंने शेयर किया। इसका मतलब क्या है कि अगर नॉर्मल एनवायरनमेंट में मैं 100 रुपीज का डिसबर्समेंट करता हूं तो उसका कितना परसेंटेज मैं अभी कर रहा हूं। सो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज रेट। तो अगर आप देखोगे तो ये धीरे धीरे कम होता गया, अगेन नवंबर में बॉटम बना, दिसंबर ऑनवर्ड्स ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन कर्नाटका का ऑर्डिनेंस आया, फिर से डिप हुआ, मार्च में फिर से रिकवरी हुई है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही है, वही कर्नाटका का अगर इशू नहीं होता तो रिकवरी और अच्छी हो सकती थी और फास्ट हो सकती थी, उसकी वजह से एक क्वार्टर ये और डिले हो गया, लेकिन वापस से पिकअप आ गया, ऑन ट्रैक पे आ गया। देन ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे हमको समझ में आता है कि सीए ग्रामीण के पास कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो इनएलिजिबल हो जाएंगे अगले फ्रेश लैंडिंग के लिए। तो जैसे आप इनका देखोगे ऑलमोस्ट 5.5 या 6% के आसपास ऐसे कस्टमर्स हैं सीए ग्रामीण के जिन्होंने 4 से ज्यादा लेंडर से लोन ले रखा है। तो अगले साइकिल में इनको लोन नहीं मिलेगा, ये इनएलिजिबल हो जाएंगे। सेम अगर आप लेवरेज वाला डेटा देखोगे तो 11% के आसपास ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने 2 लाख या उससे ज्यादा का लोन ले रखा है। तो अगेन ये वाले भी जो कस्टमर्स हैं ये इनएलिजिबल हो जाएंगे अगले साइकिल में लोन के लिए। इसीलिए न्यू बोरोअर एडिशन बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। देन ये साइकिल ये सारी चीजें हमने पहले ही देखी। अब इसमें एक चीज जो ज्यादातर लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि पार्ट 30+, 60+, 90+, इन सारे नंबर्स को भी वो बहुत ज्यादा फोकस करके देख रहे हैं। ये नंबर अगर आप देखोगे तो ये तो ऑफकोर्स आपको हायर लेवल पे ही दिखेगा, आपको दिखेगा Q3 से Q4 में पार्ट 30+ भी बढ़ गया, 60+ भी बढ़ गया, 90+ भी बढ़ गया। लेकिन वही है, इस इंडस्ट्री का सिक्लिकलिटी हमको समझना पड़ेगा कि इस सेक्टर के अंदर अगर कस्टमर जनरली 15+ के ऊपर जाता है तो बहुत हाई चांस है कि वो आगे 30+ में भी जाएगा, 60+ में भी जाएगा, एंड इवेंचुअली एनपीए भी बनेगा। तो जो ज्यादा अच्छा बेटर पिक्चर देगा, एक तो आपका एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी पार 0+ और पार 15+, ये थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल वाले नंबर आपको देंगे, अच्छा पिक्चर एक्चुअली आपको शो करेंगे। तो अगर आप इनका 0+ देखोगे सो वो एक्चुअली बिल्कुल फ्लैट है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। ये एक्चुअली इंप्रूव हो सकता था अगर वो कर्नाटका का ऑर्डिनेंस नहीं आया होता। तो इस तरीके से इस डेटा को समझना है। देन स्टेट वाइज में एक और चीज आप ऑब्जर्व करोगे तो इनका जो बिहार में जो लोन बुक है वो लास्ट क्वार्टर में लगभग 5.5-6% के आसपास था, अब 4.8% है। तो क्या बिहार में ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है, वहां की ज्योग्राफी में अभी भी रिकवरी नहीं हो रही। इस पे मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन है कि सितंबर से लेकर के जनवरी तक हमने बिहार में बहुत एक्स्ट्रा कंट्रोल किया। एक तो वहां पे एट्रिशन भी हमारा काफी ज्यादा हो गया, तो बीच में हमको मैन पावर भी वहां पे डिप्लॉय करना पड़ा। दूसरा, उस ड्यूरेशन में हमने ग्रोथ पे तो फोकस किया ही नहीं, हमने सिर्फ रिकवरी पे फोकस किया, जिसकी वजह से आपको लोन बुक का साइज वहां पे घटता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज के टाइम पे ऑन ग्राउंड बिहार में रिवर्सल चल रहा है। रिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि जो खराब चीज हो चुकी थी अब वापस से वहां पे रिकवरी हो रही है, मतलब कंपनी वहां पे फ्रेश लोन भी डिसबर्स कर रही है और पुराने कस्टमर से एनपीए का नंबर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे आप इनका डेटा देखोगे 0+ का, तो ये दिसंबर में था 14.8, आज के टाइम पे हो गया 12.2%, यानी दिसंबर से मार्च के क्वार्टर में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अगेन आप बोलोगे कि 90+ तो बढ़ गया 5.3 से 7.3, लेकिन वही है कि डेटा देखना क्या है ये समझ में होना चाहिए। तो 90+ तो वो तो बढ़ेगा ही, जो 15+ क्रॉस कर गया है वो 30+ में जाएगा, आपका 60+ में जाएगा, 90+ में जाएगा, वो बहुत हाई चांस है, वो एनपीए बनेगा। लेकिन जो कस्टमर 0+ में है वो रिकवर कर सकता है, जो 15+ में है वो भी कुछ हद तक रिकवर कर सकता है। एक बार 1 मंथ वो डिफॉल्ट कर गया तो चांस है कि वो एनपीए बन जाएगा आपका आगे चल के। तो इसलिए 0+ अगर आप नंबर देखोगे यानी फ्रेश फ्लो वो कम हुआ है 14.8% से 12.2%। देन क्रेडिट कॉस्ट वगैरह ऑफ कोर्स इनका बहुत हाई रहा है 8% के आसपास। नाउ फाइनली अगर हम FY26 के गाइडेंस की बात करें तो सीए ग्रामीण ने FY25 का जो गाइडेंस दिया था वो ये अचीव नहीं कर पाए। मतलब पहले वाला तो 23-24% का ग्रोथ था, वो तो ऑफकोर्स इम्पॉसिबल था ऐसे सिचुएशन में उसको अचीव करना। जो इन्होंने रिवाइज गाइडेंस दिया था वो भी अचीव नहीं कर पाए बिकॉज कर्नाटका का वो इशू आ गया बीच में, उसकी वजह से। FY26 के लिए मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि 14-18% का लोन बुक का ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें से जो इनका माइक्रो फाइनेंस का बुक है ग्रुप लैंडिंग, उसका ग्रोथ आएगा 8-12%,
बाकी जो मेन ग्रोथ आएगा वो रिटेल फाइनेंस से आएगा। सो अगर आपको याद हो, हम सीए ग्रामीण को जो पहले ट्रैक करते थे तो इस कंपनी का एक रिटेल फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी होता था। रिटेल फाइनेंस में ये कंपनी क्या करती है, एक तो इंडिविजुअल लोन देती है, मतलब वही कस्टमर जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस में 3-4 साल बहुत अच्छा किया है, डिसिप्लिन दिखाया है, टाइमली रीपेमेंट किया है, उनको प्रमोट कर दिया, इंडिविजुअल लोन दिया, मतलब उनको पर्सनल सर्विस मिल रहा है, लेकिन यील्ड में उनको ज्यादा चार्ज करूंगा तो मेरा मार्जिन भी अच्छा है और कस्टमर को भी पर्सनलाइज सर्विस मिल रहा है। तो इंडिविजुअल लोन देते हैं ये लोग रिटेल फाइनेंस में। दूसरा सिक्योर्ड बिजनेस लोन देते हैं। तीसरा होम लोन देते हैं। और फोर्थ है इनका टू व्हीलर वाला प्रोडक्ट, टू व्हीलर लोन कंपनी ऑफर करती है। तो कंपनी कह रही है कि ग्रुप लोन का ग्रोथ रहेगा 8 to 12% और रिटेल फाइनेंस का ग्रोथ रहेगा मतलब बाकी का जो ग्रोथ है वो रिटेल फाइनेंस से आएगा। निम का नंबर अगर आप देखोगे तो लार्जली रेंज बाउंड रहेगा 12.6 से 12.8% के आसपास। कॉस्ट टू इनकम थोड़ा सा बढ़ जाएगा बिकॉज आपको कलेक्शन पे काम करना है, रिकवरी पे काम करना है। क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव होगा, इस साल 8% के आसपास था, अगले साल 5.5 से 6%। और आरओए और आरओई के नंबर में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट इन्होंने गाइड किया है फॉर FY26। तो ये पूरा गाइडेंस वाला पार्ट था सीए ग्रामीण का। नंबर्स अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट नंबर्स खराब दिखेंगे, लेकिन जो हमने ट्रेंड देखा मंथ वाइज उसमें कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिखे हैं। अब फोकस करते हैं कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट क्या गाइड कर रहा है FY26 के लिए। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का कहना है कि FY25 पूरा इवेंटफुल ईयर गया हमारे लिए। आई मीन हीट वेव से स्टार्ट हुआ, फिर जनरल इलेक्शंस आए, ओवर लेवरेजिंग का इशू आया, उसके बाद फ्लड का इशू आया, फिर कर्नाटका ऑर्डिनेंस का इशू आया। तो आई मीन हर एक मंथ, हर एक क्वार्टर में हम एक नया इवेंट हमको फेस करने को मिला। किसी तरीके से हमने उसको अच्छे से मैनेज किया और ओवरऑल फुल ईयर बेसिस पे कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल है। एक्चुअली सीए ग्रामीण को अगर आप देखोगे या अरमान फाइनेंशियल को अगर आप देखोगे तो इन लेंडर्स की क्यों ज्यादा बात होती है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, बिकॉज इन्होंने लास्ट 10-11 ईयर्स के अंदर फुल ईयर बेसिस में एक भी बार लॉस नहीं दिखाया है। हाँ, एक आध क्वार्टर में तो जरूर लॉस में जाएगा, मॉडल ही ऐसा है, लेकिन फुल ईयर बेसिस में अक्रॉस साइकिल, चाहे जीएसटी आया, कोविड आया, डीमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी आया, बहुत सारे क्राइसिस आए, लेकिन ये दोनों लेंडर्स जो है वो लास्ट 10-11 ईयर्स के अंदर प्रॉफिटेबल रहे हैं फुल ईयर बेसिस की अगर हम बात करें तो। सीए ग्रामीण का इस साल भी जो नंबर अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबल नंबर रहा है, एसेट क्वालिटी को इन्होंने मैनेज कर लिया किसी तरीके से। देन कंपनी कह रहा है कि रिकवरी हमारा दिसंबर से स्टार्ट हो गया और उसका ट्रेंड हमको अभी भी अप्रैल और मई में भी देखने को मिल रहा है, ये काफी पॉजिटिव चीज है। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा इन्होंने शेयर किया है। सो कंपनी कह रही है अगर आप हमारा पार 1 से पार 60 का बकेट देखोगे, मतलब क्या हुआ उसका, पार 1 मतलब जिस कस्टमर ने एक मंथ मिस कर दिया ईएमआई का, पार 60 तक का हो गया जिसने 2 ईएमआई मिस कर दिए। तो ये वाला बकेट अगर आप देखोगे 40% कस्टमर्स जो इस बकेट के अंदर हैं वो पार्शियली पेमेंट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। दूसरा जो 60 प्लस वाले बकेट है, मतलब जो कस्टमर 2 ईएमआई मिस कर चुका है और अब वो जाके एनपीए में मतलब कन्वर्ट हो सकता है, उस वाले बकेट के भी 10% कस्टमर जो है वो पार्शियली रीपेमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 40% 1 से 60 बकेट, 10% 60 प्लस बकेट। ये डेटा क्या दिखा रहा है, ये डेटा ये दिखा रहा है कि जो कस्टमर्स बहुत बैडली इंपैक्ट हुए भी थे इस पूरे साइकिल के अंदर, धीरे धीरे उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अब स्टेबल होता हुआ दिख रहा है और उन कस्टमर से रीपेमेंट आनी स्टार्ट हो रही है। पार्शियल रीपेमेंट आ रहा है, मतलब अगर उनका ईएमआई मंथली 10,000 है तो वो 4,000, 5,000, 6,000 पे कर रहे हैं, बट ये पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये है कि वही जो वर्स्ट पार्ट था वो इंडस्ट्री के लिए मे बी अभी तक जा चुका है एंड अब यहां से इंडस्ट्री धीरे धीरे रिकवर कर रही है, बिकॉज जो एनपीए कस्टमर हैं जो बकेट 2 बकेट 3 के अंदर हैं उनसे भी, ये अनसिक्योर्ड लोन है, होम लोन नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन के अंदर भी उन कस्टमर से रीपेमेंट आनी स्टार्ट हुई है। इसका मतलब कि उनका अगर कोई और गोल्ड लोन भी उन्होंने लिया होगा या कोई और सिक्योर लोन भी उन्होंने लिया होगा तो वहां पे भी वो रीपेमेंट कर रहे हैं, यानी कस्टमर का कैश फ्लो जो है वो अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेटा इन्होंने शेयर किया है। देन एक और इंटरेस्टिंग डेटा है। सो जनरली आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस में क्या अज्यूम किया जा रहा है अभी करंटली कि ये जो पूरा प्रॉब्लम आया है वो ओवर लेवरेजिंग की वजह से आया है। सीए ग्रामीण ने जो डेटा शेयर किया है कि हमारा जो 15 प्लस पार 15 प्लस जो बकेट है उसमें 40% जो उसमें जो 40% कस्टमर्स हैं सिर्फ उनका एक्सपोजर 4 लेंडर्स की तरफ है। ये डेटा क्या शो कर रहा है कि मेरे वो कस्टमर जिनको 15 डेज से ज्यादा हो गया और ईएमआई उन्होंने पे नहीं किया है, सिर्फ 40% ऐसे कस्टमर्स हैं उनमें उस पूरे बकेट में जिन्होंने 4 या 4 से ज्यादा लेंडर से लोन लिया है। यानी 60% कस्टमर का प्रॉब्लम ओवर लेवरेजिंग नहीं है, 60% कस्टमर का प्रॉब्लम कुछ और है। मे बी हीट वेव है, इलेक्शन है, माइग्रेशन करना पड़ा कई कस्टमर्स को उस ड्यूरेशन में इलेक्शन की वजह से, कई जगह फ्लड का इशू आया। तो पूरा का पूरा इशू हम ओवर लेवरेजिंग की वजह से नहीं बोल सकते, क्योंकि सिर्फ 40% कस्टमर्स ही ऐसे हैं जिन्होंने 4 लेंडर से लोन दिया और वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बाकी के जो 60% कस्टमर्स हैं वो किसी दूसरे रीजंस की वजह से अफेक्टेड है। तो कंपनी कह रही है कि ओवर लेवरेजिंग भी इतना बड़ा इशू नहीं है आज के टाइम पे, और वैसे भी ऑन ग्राउंड अब धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रही है।
देन आई मीन अगर हम इनका ग्रोथ वगैरह का बात करें तो एक बहुत अच्छी चीज कर रहा है सीए ग्रामीण, न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स पे ये फोकस कर रहे हैं, बिकॉज वही जो हमने बात किया, नया ऑर्डिनेंस जो आया है एमफिन इंडस्ट्री की तरफ से, कि वो सारे कस्टमर आपके लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में जितने भी कस्टमर्स ऐड करे हैं उसमें से 40 से 43% जो कस्टमर्स हैं वो न्यू टू क्रेडिट है, यानी उनका पहले का कोई फॉर्मल लैंडिंग का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, क्रेडिट ब्यूरो नहीं है। तो वो कस्टमर मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा सेफ भी बन जाता है आज के टाइम पे, बिकॉज उस पे ओवर लेवरेजिंग का इशू जो है वो कम दिखेगा मुझे। तो ये एक और पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। 43% कस्टमर जो है इनके वो न्यू टू क्रेडिट है। एक और डेटा इन्होंने शेयर किया है, आई मीन इनको पूछा गया कि आपके टोटल जो बकेट हैं उनमें से 15-16% ऐसे कस्टमर्स हैं जो इनएलिजिबल हो जाएंगे अगले साइकिल में, आप उनको लोन नहीं दे पाओगे। तो इतने ग्रोथ को लेकर के आप कैसे कॉन्फिडेंट हो कि 14 से 18% आप लोन बुक ग्रो कर लोगे? सो मैनेजमेंट का कहना है कि वो डेटा तो बिल्कुल है, 15-16% कस्टमर्स हैं जो अभी एलिजिबल नहीं होंगे लोन के लिए, लेकिन उस पूरे डेटा में अगर आप देखोगे तो 80% ऐसे कस्टमर हैं जो ओवर लेवरेजिंग तो हैं, लेकिन वो सारे लेंडर्स को टाइम पे रीपे कर रहे हैं। तो सिर्फ ओवर लेवरेजिंग होना रिस्क नहीं होता है। आई मीन अगर मैंने 4 या 5 लेंडर से लोन लिया भी है, लेकिन मैं सब लेंडर्स को टाइम पे रीपे कर रहा हूं, मैं डिफॉल्ट वाली कैटेगरी में नहीं हूं, तो इसका मतलब जब भी मेरा वो लेंडर का नंबर कम होगा तो मैं वापस से एलिजिबल हो जाऊंगा लोन लेने के लिए। सेम डेटा है इनका वो टोटल लेवरेज वाला, मतलब जिन कस्टमर ने 2 लाख या उससे ज्यादा का लोन ले लिया हुआ है वो भी टाइमली रीपे कर रहे हैं, डिफॉल्ट की कैटेगरी में नहीं है। तो सीए ग्रामीण कह रहा है 80% ऐसे कस्टमर्स हैं जो इन कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन वो टाइम पे रीपे कर रहे हैं, वो उनका पेमेंट फ्लो जो है वो स्टेबल है। तो जब भी उनका जो टोटल लेवरेज है वो 2 लाख से कम होगा, जब भी उनका जो टोटल एक्सपोजर है वो 4 से कम या 3 या 2 लेंडर पे हो जाएगा, तो वो वापस से हमारे पास आ जाएंगे, हम उनको वापस से लोन ऑफर कर सकते हैं। इसीलिए हम कॉन्फिडेंट है कि 14 to 18% का ग्रोथ हम बहुत आराम से शो कर देंगे। देन रिटेल फाइनेंस बुक की अगर हम बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन डबल से भी ज्यादा हो गया है। 2.7% था इनका रिटेल फाइनेंस लास्ट ईयर, अब ये 5.9% हो गया, ऑलमोस्ट 6% हो गया है। और मैनेजमेंट का कहना है कि बाय FY28 इसको हम डबल से भी ज्यादा कर देंगे, मतलब 12 से 15% का गाइडेंस है, यानी 2 से 2.5 टाइम का कंपनी इसमें इसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करने को देख रही है बाय FY27 FY28। अब यहां पे अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, हमने एक एक्विटास को डिस्कस किया, बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक को डिस्कस किया, उनमें रिकवरी तो चल रही है, लेकिन उनमें स्टॉक वाइज अगर हम बात करें या बिजनेस की अर्निंग वाइज अगर हम बात करें तो उन कंपनीज में उतना अच्छा अर्निंग ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, उनके अर्निंग पे प्रेशर रहेगा। क्यों? बिकॉज वो सारे बैंक्स जो हैं वो सिक्योर्ड बुक की तरफ फोकस कर रहे हैं। उज्जीवन को आप देखो, एक्विटास को देखो, एक्विटास तो कह रहा है अब तो करना ही नहीं है माइक्रो फाइनेंस, सिर्फ 5-6% रहेगा, बाकी सिर्फ सिक्योर्ड करेंगे। सेम आप देखो सूर्योदय को देखो, बाकी सारे बैंक्स भी जो हैं वो धीरे धीरे सिक्योर प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो मे बी माइक्रो फाइनेंस का साइकिल तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन उन बैंकों में उतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि उनका सिक्योर्ड मिक्स की तरफ जब वो जाएंगे तो उनके मार्जिन पे प्रेशर रहेगा, उनका पैट का ग्रोथ इतना अच्छा नहीं आएगा। उज्जीवन भी क्या कह रहा है, सॉरी सीए ग्रामीण भी क्या कह रहा है कि अगले 2 साल के अंदर माइक्रो फाइनेंस का बुक कम हो जाएगा और रिटेल फाइनेंस का बुक 12 to 15% चला जाएगा। तो क्या सेम इंपैक्ट सीए ग्रामीण पे भी पड़ेगा? इसका चांस बहुत कम लगता है, बिकॉज ये एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। आई मीन ये बजाज फाइनेंस ने भी करा था, इसको क्रॉस सेल अपसेल वाली स्ट्रेटेजी बोलते हैं। सीए ग्रामीण क्या कर रहा है, इनका जो ये जो रिटेल फाइनेंस का पोर्टफोलियो है इसमें 60% जो कस्टमर्स हैं वो ये माइक्रो फाइनेंस वाले कस्टमर से ही इन्होंने लिए हैं, मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही अपग्रेड किया है। जिन कस्टमर्स का मतलब डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, उन्हीं को ये प्रमोट करते हैं इंडिविजुअल लैंडिंग में, फिर उन्हीं को वो प्रमोट करते हैं होम लोन के लिए, उन्हीं को प्रमोट करते हैं सिक्योर्ड बिजनेस लोन के लिए, और उन्हीं को प्रमोट किया जाता है 2 व्हीलर लोन के लिए। तो कंपनी कह रही है कि मे बी हमारा प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम पे तो हमारा 75% जो है वो रिटेल फाइनेंस में इन अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है। तो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में तो हमारा यील्ड बहुत अच्छा होता ही है, सिक्योर्ड बिजनेस लोन में भी यील्ड काफी अच्छा है, होम लोन बहुत छोटा बुक है, यील्ड उसमें कम है ऑफकोर्स, लेकिन बुक भी बहुत छोटा है, और 2 व्हीलर लोन में भी यील्ड काफी अच्छा मिलता है हमको। तो कंपनी कह रही है कि पहली बात तो यील्ड पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है, तो हम मिक्स जरूर चेंज हो जाएगा रिटेल की तरफ, लेकिन यील्ड कम नहीं होगा। दूसरी पॉइंट मैनेजमेंट कह रहा है कि मे बी अगर थोड़ा बहुत यील्ड कम होता भी है, निम का नंबर थोड़ा सा कम होता भी है, स्टिल पीबीटी लेवल पे हम बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, मतलब पीबीटी पे, आरओई पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। वो इसीलिए कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत सेव हो जाएगा, क्योंकि इनको नया कस्टमर तो सोर्स करना ही नहीं पड़ रहा। 60% जो कस्टमर्स है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, सिर्फ 40% कस्टमर ये मार्केट से उठा के ला रहे हैं। सेम बजाज फाइनेंस का अगर आप देखोगे, वो 2010-11 से लेकर के जो 2020 तक का जो पीरियड था, जहां पे उसका पैट का नंबर 70% 80% पे ग्रो करता था एनुअली,
सो वो क्यों करता था? बिकॉज बजाज फाइनेंस डिस्काउंट दे करके, नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर करके कस्टमर को एक्वायर कर लेता था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन स्टार्टिंग में हाई हुआ, लेकिन आगे चल के उसी कस्टमर को उसने 4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो मेरा पर कस्टमर जो रेवेन्यू है वो बहुत इंक्रीज हो जाता था। तो बॉटम लाइन पे जो मेरा ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल आता था। इनका वैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आएगा, लेकिन ऑफकोर्स आई मीन पीबीटी पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इवन दो कंपनी प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने को देख रही है अपना। सो ये एक स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो कर रही है। देन अगले साल का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा FY 26 का? तो आई मीन इस इंडस्ट्री का ये ट्रेंड रहता है कि आज इंप्रूवमेंट आपको दिखना शुरू हुआ है ट्रेंड में, मतलब बकेट्स के अंदर, लेकिन पीएनएल में जो इंपैक्ट आपको दिखेगा वो 6 मंथ के लैग के बाद दिखेगा। अपोजिट भी ऐसा ही होता है। सो कंपनी कह रही है कि H1 जो है FY 26 का, उसमें ऑफकोर्स प्रेशर रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी प्रेशर रहेगा। H2 ऑफ FY 26 से आपको धीरे धीरे नंबर्स नॉर्मलाइज होते हुए दिखेंगे, ग्रोथ पिकअप करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो H1 थोड़ा सा खराब रहेगा। जो सेकंड हाफ है, यानी सितंबर से लेकर के जो मार्च का क्वार्टर होगा FY 26 का, उसमें चीजें अच्छे से प्ले आउट होंगी। देन लास्टली इनका तमिलनाडु पे अगर हम बात करें कि कर्नाटका में जो ऑर्डिनेंस आया, तमिलनाडु में भी अभी लेटेस्ट ऑर्डिनेंस आया, तो क्या उसमें किस तरीके का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है? सो एक्चुअली इनकी कमेंट्री और अभी तक हमने जितने भी लेंडर्स डिस्कस किए हैं, यूग्रो कैपिटल, एसपीएफसी फाइनेंस, 5 स्टार फाइनेंस, सबकी कमेंट्री सेम है। उज्जीवन उज्जैन सबकी कमेंट्री सेम है। सब यही कह रहे हैं कि कर्नाटका में जो ऑर्डिनेंस आया था उससे पहले ग्राउंड पे बहुत नॉइज था, मतलब मीडिया में, पॉलिटिकल लेवल पे, उसके बाद जाके ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था गवर्नमेंट को। बिकॉज जो वहां के अनरेगुलेटेड माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स थे, कुछ उन्होंने गलत तरीके से रिकवरी का वहां पे किया था, जिससे काफी सारी मिसहैपनिंग हुई थी, कुछ सुसाइड के केसेस हुए थे। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये ऑर्डिनेंस लाया था। तमिलनाडु में ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट ने जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी ये ऑर्डिनेंस लेकर के आई है वहां पे। इनफैक्ट हमारे जो कलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको भी नहीं पता है कि कोई इस तरीके का ऑर्डिनेंस वहां पे पास हुआ है। तो कस्टमर को इस चीज की कोई अवेयरनेस नहीं है, एंड हम काफी टाइमली अभी तक रिकवर कर पा रहे हैं। सो तमिलनाडु में आई मीन यही कॉमन पर्सपेक्टिव बनता है कि वहां पे कोई इसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट अगर हम एक पॉइंट डिस्कस करें, जो एक काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था इनको, कि इस बार जो रिकवरी हो रही है इस इंडस्ट्री में, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, तो जो जितने भी लैंडर्स डेटा शो कर रहे हैं वो एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे पहले हम देखते थे कि जो पोर्टफोलियो एट रिस्क का जो डेटा है उन नंबर्स की ज्यादा बात होती थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैनेजमेंट का कहना है कि एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी आपको एक्चुअली ये शो करता है कि आज किस तरीके की पोजीशन है जो मेरा एक्टिव लोन बुक है। और ये जो पार का नंबर है, पोर्टफोलियो एट रिस्क 30+, 60+, 90+, ये तो ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि जो कस्टमर 1-2 ईएमआई मिस कर दिया है वो तो आगे अगले अगले बकेट में फ्लो होता रहेगा, उसका नंबर तो आपको हमेशा एलिवेटेड ही लगेगा। तो वो ज्यादा अच्छा क्लियर पिक्चर नहीं देगा। एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एक्टिव लोन बुक है, यानी वो कस्टमर जो मेरे स्टैंडर्ड कस्टमर्स है, जिन्होंने अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया है, उन कस्टमर से मेरा कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर कैसा है। तो अगर किसी भी लेंडर का कलेक्शन एफिशिएंसी, एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी 99.3%, 99.5% या इससे ऊपर है, तो इसका मतलब उस लेंडर का जो करंट एयूएम है, करंट लोन बुक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो चीजें अच्छी चल रही है। अब बस उसको जो पुराना एनपीए हो गया, जो पुराने कस्टमर डिफॉल्ट हो चुके हैं, उसको कंट्रोल करना है। इसलिए ज्यादातर जो लेंडर्स हैं वो आपको एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर भी शो कर रहे हैं। हमें एज एन एनालिस्ट, एज एन इन्वेस्टर सारी चीजें देखनी है। एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखना है, पार 0 भी देखना है, पार 15 भी देखना है, 30+ भी देखना है। बिकॉज ऑफकोर्स पूरा ट्रेंड तो हमको वहीं से जाके समझ में आएगा, और जब हमको दिखेगा कि 30+ भी कम होने लग गया, 90+ भी कम होने लग गया, तब तो आई मीन एक अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा इनके लोन बुक के अंदर। तो ये पूरा कॉनकॉल वाला पार्ट था, एनालिसिस था सीए ग्रामीण का। इसके साथ में एक और जो लेंडर है इस इंडस्ट्री का, सतिन क्रेडिट केयर, उनके भी रिजल्ट आए हैं Q4 के, कॉनकॉल भी सुना मैंने। उनका अगर आप देखोगे तो बिल्कुल चीजें अच्छी चल रही है। उनकी भी ग्राउंड लेवल पे कलेक्शन एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि उनका एक स्टेट है उड़ीसा का, वहां पे उनका आई थिंक 3-4% का एक्सपोजर है, और उड़ीसा में कुछ अभी प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहां पे कंपनी मैनेज कर रही है। बाकी जो पंजाब में उनका एक्सपोजर था, यूपी बिहार में जो उनका एक्सपोजर था, हर जगह काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। कर्नाटका में उनका वैसे ही बहुत कम एलोकेशन है, तमिलनाडु में ज्यादा एलोकेशन नहीं है, आई थिंक बिलो 1% एलोकेशन है तमिलनाडु में। बाकी जगह पे कंपनी का काफी अच्छा स्टेबल है, पोर्टफोलियो रिकवर कर रहा है उनका भी। उन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस नहीं दिया है, जैसे उज्जीवन ने नहीं दिया, एक्विटास ने नहीं दिया। सतिन क्रेडिट केयर का भी कहना है कि Q1 का जब हमारा रिजल्ट आएगा तब हम आगे का गाइडेंस देंगे कि कितना ग्रोथ, क्या नंबर हम टारगेट कर रहे हैं। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ग्रोथ को लेकर के, वो इतना ज्यादा मुझे नहीं लगा जितना सीए ग्रामीण का दिखा, बिकॉज उन्होंने सिर्फ नंबर्स और इंप्रूवमेंट की बात करी है। प्लस उनका एक और बिजनेस है होम फाइनेंस का,
सो होम फाइनेंस का अगर आप उनका बुक देखोगे बहुत छोटा है, बिलो 1000 करोड़ का बुक है और उसमें ग्रोथ ही नहीं है, 22% का ग्रोथ है। आई मीन हम कितने सारे बड़े बड़े अफोर्डेबल होम लेंडर्स की बात करते हैं जो 25%, 40% पे ग्रो करते हैं इतने बड़े बुक साइज के ऊपर। सो वो भी थोड़ी सी इनएफिशिएंसी दिखती है उसकी। खैर अगर उसको प्ले करना भी है तो मेन माइक्रो फाइनेंस के लिए प्ले किया जाएगा और उसका डेटा उन्होंने अच्छा शेयर किया है। तो ओवरऑल अगर आप सारे डॉट्स कनेक्ट करो तो क्या समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्री में रिकवरी का ट्रेंड जो पिकअप करना स्टार्ट किया था दिसंबर से, वो अभी भी कंटिन्यू है। एक क्वार्टर डिले हुआ है कर्नाटका की वजह से, लेकिन अब हो चुका है, अब वो मैनेज हो चुका है। कर्नाटका में भी चीजें अच्छी हो रही है, मार्च में रिकवरी अच्छी है, अप्रैल में अच्छा है, मई में अभी तक अच्छा गया है। सो मैनेजमेंट अब कॉन्फिडेंट है कि धीरे धीरे आगे चल के ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा एंड H2 जो है इस फाइनेंशियल ईयर का, वहां से हमको और अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स मतलब अभी कुछ बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग तो नहीं दिख रहा। स्पंदना स्फूर्ति के नंबर्स अभी आए नहीं है। आई थिंक एक और प्लेयर है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, उन्होंने तो नेम भी चेंज कर लिया। वो पहले फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस होते थे, बट क्योंकि गलत पर्सपेक्टिव ना जाए स्टॉक को और हिट ना हो, तो कंपनी ने फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस से चेंज करके फ्यूजन फाइनेंस कर दिया अपना नाम। उनके भी रिजल्ट अभी आए नहीं है। अरमान का भी रिजल्ट नहीं आया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक अरमान काफी इंटरेस्टिंग है, उसका रिजल्ट आएगा, अगर उनका भी ऐसा कमेंट्री आ गया तो थोड़ा सा कन्विक्शन कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा इस इंडस्ट्री के ऊपर। लास्ट ईयर इस टाइम पे हम इस इंडस्ट्री की बात करते थे कि अभी जो सिचुएशन है अवॉइड करना बेस्ट है। अब सिचुएशन ऐसी है कि जो वर्स्ट पार्ट है वो लग रहा है कि अब जा चुका है और धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती जा रही है। तो एज एन एक्टिव इन्वेस्टर अब मैं इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर सकता हूं, बिकॉज अब यहाँ पे इंटरेस्ट दिख रहा है एंड अगर कुछ चीजें अच्छे से प्ले आउट होती है तो ऑफकोर्स ठीक ठाक साइकिल यहाँ पे बन सकता है। अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो सीए ग्रामीण में ही थोड़ा सा कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस इनका थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, बट स्टिल मैं वेट करूंगा अरमान वगैरह के और रिजल्ट आ जाए और क्लैरिटी मिलेगा। सीए ग्रामीण का अगर आप देखोगे जब साइकिल पूरे तरीके से रिकवर कर भी जाएगा तब भी इनका लोन बुक इतने पेस पे ग्रो नहीं हो सकता। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इनका, बिकॉज बुक का साइज बहुत हाई है। आई थिंक 25,000 करोड़ का लोन बुक है इनका। सो आई मीन पीक पे भी ये 20, 22, 23% पे ही ग्रो कर पाएंगे, लेकिन अरमान का जो बुक का साइज है वो बहुत छोटा है, 5-6 हजार का लोन बुक का साइज है। और लास्ट साइकिल में अरमान का लोन बुक जो है वो 50-60% पे ग्रो करता था। तो अगर साइकिल अच्छे से प्ले हुआ तो जैसे जो अरमान आपका हो गया, या स्पंदना स्फूर्ति हो गया, फ्यूजन फाइनेंस हो गया, जो जो लॉस में है, जो वो लॉस से प्रॉफिट में आएंगे, आई मीन उनमें से काफी सारे प्लेयर्स तो बुक वैल्यू के भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो उनमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, अपसाइड उनमें काफी ज्यादा अच्छा बनेगा। मुझे अगर अभी आई मीन ट्रैकिंग पोजीशन के लिए कुछ बेट लेना है तो मे बी मैं सीए ग्रामीण के साथ खेल सकता हूं, बिकॉज रिस्क यहाँ पे काफी कम है, क्योंकि डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, चीजें रिकवर होती जा रही है और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है आगे चल के। बाकी हर एक कंपनी का जब रिजल्ट आएगा, कमेंट्री आएगा, उसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे, वहीं से अपॉर्चुनिटीज वगैरह समझ में आएगी। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।